हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो कैसे हैं आप सभी? आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे हम 13 जून के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड है। आज हम जानेंगे UNO3 की अपडेट्स, इंडिया किस प्रकार उससे रिलेटेड है। द ब्लू टॉक को हम डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन का जो मेन ऑर्गन है द जनरल असेंबली अगेन न्यूज में रहा बिकॉज इंटरनेशनल एयर को रिकग्नाइज किया गया है। रिसेंटली यूएन का एक अवार्ड न्यूज में रहा बिकॉज उस अवार्ड से एक मेजर इंडियन पर्सनालिटी को रिकग्नाइज किया गया। उसके बारे में हम जानेंगे। मेजर नेशनल पार्क्स, मेजर फेस्टिवल इन न्यूज, मेजर स्पोर्ट्स न्यूज को आज हम कवर करेंगे। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है। मेजर वोल्केनो इन न्यूज अभी कौन सा चल रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। और द FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अदर करंट अफेयर, राइट। एंड all these questions they are from the daily 20 MCQ series of GK Today application जो आपको मल्टी लैंग्वेज में GK Today के ऐप पर मिल जाएंगे। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लास्ट डे के करंट अफेयर में जो मैंने आपसे क्विज पूछी थी उसके द फर्स्ट वन, फ्यूगो वोल्केनो that was recently seen in news is located in which country? So major volcano in news that is फ्यूगो कहाँ पर लोकेटेड? एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री का यह पार्ट है। चार ऑप्शन में से एक ही सेंट्रल अमेरिकन कंट्री एंड दैट इज ग्वाटेमाला। सो ग्वाटेमाला में लोकेटेड है द फ्यूगो वोल्केनो। रिसेंटली यहाँ पर गैस और ऐश रिलीज हो रही है और उसके कारण अथॉरिटीज को लगभग 500 प्लस पीपल्स को यहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ गया एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। बेसिकली सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज यह कभी किसी टाइम पर स्पेन की कॉलोनी हुआ करती थी और दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर स्पेनिश बोलते हैं और इसीलिए इस वोल्केनो को वोल्केनो फायर के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज स्पेनिश लोगों ने यहाँ पर इसे यह नाम दिया था। ओवरऑल 1524 से यह कुछ एक्टिव है, 60 टाइम से भी ज्यादा इरप्ट हो चुका है एंड रिसेंटली यहाँ पर एक्टिविटी देखी गई और उसके कारण लोगों को डिस्प्लेस किया गया एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। ठीक है, सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे वोल्केनो। अभी रिसेंटली कल हमने दो मेजर वोल्केनोज को डिस्कस किए थे, याद है आपको? जो अर्थ पर नहीं लोकेटेड, मंगल ग्रह पर लोकेटेड है और एग्जैक्टली अर्थ के जो टॉलेस्ट माउंटेन है दैट इज माउंट एवरेस्ट और एक मेजर वोल्केनो मोना लोआ, उससे कंपेयर किया जाता है। उन दोनों को नाम बता सकते हैं? सो एग्जैक्टली फर्स्ट वन इज नॉक्टिस वोल्केनो। नॉक्टिस ये कहाँ पर लोकेटेड है? थार्सिस रीजन। थार्सिस रीजन ये मंगल ग्रह का पार्ट है और अर्थ के माउंट एवरेस्ट से भी टॉलर है दी नॉक्टिस। ठीक है, सेकेंड हमने डिस्कस किया था अर्शिया मॉन्स। अर्शिया मॉन्स यह भी मंगल ग्रह के थार्सिस रीजन पर लोकेटेड है और अर्थ का जो मोना लोआ है उससे भी मच टॉलर है। सो ये दो वोल्केनो नाम ध्यान रख लेना, मंगल ग्रह से एसोसिएटेड है। इसके अलावा कुछ वोल्केनो इन न्यूज को हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री का एक वोल्केनो अभी न्यूज में रहा था जो कोस्टा रिका में लोकेटेड है, नाम याद है? एंड दैट इज द पोआस वोल्केनो। सो पोआस वोल्केनो ये कहाँ पर है? कोस्टा रिका और इट्स अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। किलावा को हमने देखा था USA में लोकेटेड है। सैकुरजिमा वोल्केनो जापान में है। अनाक्राकटू इंडोनेशिया में है। माउंट ओनटेक ये कहाँ पर है? जापान में। कैंपी फ्लगरी इटली में है और उटरंको वोल्केनो यह बोलिविया का पार्ट है। सो यह मेजर वोल्केनोज अभी न्यूज में रहे थे। इसी के साथ आज इस क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस कर रहे द सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। बता सकते हैं एट प्रेजेंट कितनी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज एग्जिस्ट करती है? सो यहाँ पर टोटल 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है। क्या क्यूबा भी एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है? नहीं, क्यूबा इट इज नॉट अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। बेसिकली वो एक कैरिबियन आइलैंड नेशन है जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के जस्ट नियर बाय लोकेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं। जो 7 की 7 है उनके नाम एक बार हम देख लेते हैं। दैट इज बेलीज, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, निकारागुआ एंड पैनामा। ये मेजर 7 कंट्रीज है जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है। इसी के साथ जो बेलीज है इसकी कैपिटल क्या है? बेलमोपन, यह इसकी कैपिटल है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। अपनी जो कोस्टल लाइन है ये कैरिबियन सी से शेयर करती है। कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यह दोनों अटलांटिक ओशन में ही लोकेटेड है, राइट। और जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को डिवाइड
करती है। जो इस्मस ऑफ पनामा है उसी में यह लोकेटेड है। ऊपर मैक्सिको से अपनी बाउंड्री शेयर करती है, नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट होती है, और नीचे साउथ में कोलंबिया से कनेक्ट होकर साउथ अमेरिका से यह कनेक्टेड रहती है, द सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। इसी के अलावा जो अदर अभी न्यूज में रहती कोस्टा रिका, इसकी जो कैपिटल दैट इज सैन जोस, यह है इसकी कैपिटल है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, ये रही कोस्टा रिका। एल सल्वाडोर, ये अपना जो कोस्टल लाइन है पैसिफिक से शेयर कर रहा है, इसकी कैपिटल कौन सी है, सैन सल्वाडोर है। ओवरऑल हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उसके थ्रू आपको ये जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है ना वो क्लियरली हो जाएगी। सो बिगेस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका एंड दैट इज निकारागुआ। ध्यान रख लें, बिगेस्ट कौन सी है, निकारागुआ है। एक ऐसी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जो पैसिफिक कोस्ट के साथ अपनी कोस्टल लाइन शेयर नहीं करती, एंड दैट इज दी बेलीज। कोस्टल लाइन शेयर नहीं करती है पैसिफिक ओशन के साथ ही है। इसी के अलावा सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी, अभी हमने डिस्कस करी, दैट इज स्पेनिश। ठीक है, और सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में एक मेजर कैनल लोकेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनल जिसे यूएसए ने कंस्ट्रक्ट किया था, लेकिन उस पर रूल किसका है, पनामा का है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उसको हम अपने आधिपत्य में लेंगे एंड दैट ऑल, एंड दैट्स व्हाई वह न्यूज में रहती, दैट इज पनामा कैनल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का ट्रेड यहाँ से होता है। 1914 में इसे ओपन किया गया था, और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक रूट को और आप ध्यान रख लेना, एंड दैट रूट काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर एक पीवाईक्यू ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एंड दैट इज द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। वर्ल्ड का बिजिएस्ट रूट कौन सा है, जितने भी ऑप्शन गिवन होगा उसमें टिक करना नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। बेसिकली ये जो रूट है नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से कनेक्ट करता है, हाईएस्ट ट्रेड और जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, और पनामा कैनल और सेंट्रल अमेरिका से काफी नियर बाय, एंड दैट्स वाई आज मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस किया। ओवरऑल मेजर वोल्केनो एंड सेंट्रल अमेरिका को आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो एक मेजर इनिशिएटिव एंड दैट इज सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। सो इस इनिशिएटिव को एक मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक कंप्लीट करने के लिए ही इनिशिएट किया गया था, और किसने किया था, यूनाइटेड नेशन ने। और कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो इस इनिशिएटिव से एसोसिएटेड, एंड दैट इज द सस्टेनेबल गोल 7, यूनिवर्सल एक्सेस टू सस्टेनेबल एनर्जी बाय 2030। और इसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल को यूनाइटेड नेशन ने इनिशिएट किया था। कब, 2011 में क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। और रिसेंटली भारत में जो एनटीपीसी लिमिटेड है उन्होंने इस मेजर इनिशिएटिव जो यूएन ने स्टार्ट करा इसके साथ एक मेजर कोलैब करा है, एक एग्रीमेंट साइन करा है, सो दैट इंडिया में जो क्लीन एनर्जी है उसे प्रमोट किया जा सके। और दैट्स वाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। ओवरऑल हम यहाँ पर देख रहे हैं सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। किसने इसे लॉन्च किया था, यूएन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल। सो उनका नाम ध्यान रख लेना, दैट इज बान की मून, इन्होंने इनिशिएट करा था। एट प्रेजेंट कौन है यूएन के सेक्रेटरी जनरल, दैट इज एंटोनियो गुटरेस, आई थिंक यस ही इज। और जब पहले यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून, इन्होंने इनिशिएट करा था एसी फॉर ऑल 2011 में। और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना यही इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव रहा, और एनटीपीसी इंडिया ने इनके साथ एक एग्रीमेंट को साइन करा है। ओवरऑल एनटीपीसी किस टाइप की कंपनी है, यह है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक मेजर पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आती है। इनके चेयरमैन का नाम ध्यान रख लेना, दैट इज गुरदीप सिंह। एट प्रेजेंट इंदिरा गांधी ने इस मेजर ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था 1975 में, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत ये फंक्शन करती है, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर। राइट, मूविंग ऑन, यहाँ पर हम मेजर इनिशिएटिव्स इन न्यूज से एसोसिएटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज ट्रस्ट इनिशिएटिव। वी ऑल नो यूएस और इंडिया के बिटवीन है। नक्शा प्रोग्राम अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सी गवर्नमेंट ने इनिशिएट कराया इसे, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का यह है पार्ट है ओवरऑल। एंड अंकुर इनिशिएटिव, इसे
उड़ीसा में लाया गया। यशोदा एआई ये कहाँ पर आया था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा आया था। एंड डिजास्टर फ्री प्लांटिंग मटेरियल, इसे किसने लॉन्च करा है? किस प्रोग्राम के तहत? यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत यूनियन गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया। एंड नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम, इसे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन ने इनिशिएट करा। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन उन्हीं मिनिस्ट्रीज में से एक है, बेसिकली डिपार्टमेंट में से एक है जो डायरेक्टली पीएम मोदी लीड करते हैं। द बैटरी आधार इनिशिएटिव, और इसे लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर। सो UNGA, द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, उन्होंने किस ईयर को डिक्लेयर करा है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, एंड दैट विल बी 2026। सो 2026 को रिकग्नाइज किया गया द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर। और रिसेंटली इसके लिए जो रेजोल्यूशन है उसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पास करवा दिया गया था, प्रपोज किया गया था, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। ओवरऑल जो विमेन फार्मर है उनका इकोनॉमी में, फूड सिक्योरिटी में, पॉवर्टी को फाइट करने में क्या रोल है, उसके लिए इस ईयर को रिकग्नाइज किया गया। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दो मेजर फैक्ट्स, UNGA एंड अदर इंटरनेशनल ईयर। UNGA वी ऑल नो, यूनाइटेड नेशन की यहाँ पर 6 मेन ऑर्गन है, उसी में से सबसे जो मेन ऑर्गन है दैट इज UNGA जनरल असेंबली। रिसेंटली इनके प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था, एंड दैट इज एनालिना बेयरबोन। उनसे पहले कौन थे? उनका नाम कुछ सर फिलिपिन, बाकी आप प्लीज मुझे मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। UNGA के फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन है? एट प्रेजेंट तो बन चुकी है एनालिना बेयरबोन, ठीक है। इसी के साथ जो टोटल मेंबर स्टेट है UNGA के, वो 193 मेंबर स्टेट है, यानी एक ऐसा ऑर्गन है यह यूनाइटेड नेशन का जिसमें UN के सारे जो मेंबर है खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, एक मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एंड इनके जो प्रेसिडेंट है 1 ईयर के टेन्यूर के लिए अपॉइंट होते हैं, हर साल चेंज होते हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यहाँ पर बेसिकली एक मेजर कमेटी को बनाया गया, दैट इज UN क्रेडेंशियल कमेटी। ये जो कमेटी है जितने भी प्रपोजल जो यूनाइटेड नेशन में जाने वाले हैं उसको वेरीफाई करती है, और अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को ही सबमिट करती है। सो इस कमेटी को ध्यान रख लेना, यह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को ही अपडेट करती है। ओवरऑल जनरल असेंबली, यहाँ पर जो कंसेप्ट है 1 नेशन 1 वोट, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, एंड इट इज वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ द 6, राइट। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं द इंटरनेशनल ईयर्स। सो 2025 में कौन कौन से जो मेन टर्म्स है जिसे इंटरनेशनल ईयर के तौर पर रिकग्नाइज किया गया था? सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 को रिकग्नाइज किया गया। एक मेजर जो काफी टाइम हम पढ़ते, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इसी के साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, यह भी 2025 को ही रिकग्नाइज किया गया। एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, दैट इज आल्सो फॉर 2025। इसी के अलावा 2027 और 28 के लिए भी ऑलरेडी फिक्स है, दैट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट टूरिज्म। और 2029 के लिए होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉइड अवेयरनेस एंड द प्लेनेटरी डिफेंस, राइट। होप ये आपको क्लियर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, अ मेजर फेस्टिवल इन न्यू, दैट इज पोसोन पोया फेस्टिवल। कौन सी कंट्री इसे सेलिब्रेट करती है? दैट इज अ आइलैंड कंट्री, इंडियन ओशन में लोकेटेड है, श्रीलंका इसे सेलिब्रेट करती है। सो रिसेंटली इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बेसिकली इस फेस्टिवल के थ्रू श्रीलंका अपने उस डे को रिकग्नाइज करता है जब श्रीलंका में आज से 2000 ईयर पहले जो बुद्धिस्ट कल्चर था वो अराइव हुआ था। सो बेसिकली इस डे के अकॉर्डिंग ये जाना जाता है कि जो एम्पेरर अशोका थे, उनके जो बेटे थे अरहत महिंदा, उन्होंने यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था श्रीलंका के उस टाइम के किंग को, एंड दैट इज देवनम पियाटिसा। और उस डे को रिकग्नाइज करता है यह मेजर फेस्टिवल, दैट इज पोसन पोया फेस्टिवल। यह नॉन वायलेंस, अहिंसा को प्रमोट करता है, पीस, लाइफ एंड रिस्पेक्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट रिडन वर्ल्ड। सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना श्रीलंका से यह एसोसिएटेड है। मूविंग ऑन, मेजर फेस्टिवल्स को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, एंड दैट आर
द खीर भवानी फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से एसोसिएटेड है। द रत्ताड़ी फेस्टिवल यह केरला से एसोसिएटेड है। योगा एंड मेडिटेशन पे इंटरनेशनल फेस्टिवल को लद्दाख ने होस्ट करा। श्री लिली यह कहाँ से एसोसिएटेड है? मणिपुर से। द रमन फेस्टिवल उत्तराखंड से। द थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल केरला से एसोसिएटेड रहा। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। यह क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो कौन सा स्टेट है जिसको सबसे ज्यादा FDI रिसीव हुआ है इस बार, और किस देश ने हमारे देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है? सो इन दोनों टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, महाराष्ट्र इज द स्टेट जिसे सबसे ज्यादा FDI जो है वो रिसीव हुआ है। लगभग 51% ऑफ इंडियाज FDI इन 24-25 फाइनेंशियल ईयर यह केवल महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में गया है। ठीक है, और महाराष्ट्र में लगभग 19.6 बिलियन 31% ऑफ टोटल यह जो इन्वेस्टमेंट है ये बाहर से आया है। और कर्नाटका सेकंड नंबर पर है $6.62 बिलियन के साथ। ठीक है, और इसी के साथ जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जिन्होंने हमारे देश में इन्वेस्ट करा, उसमें टॉप किसने करा है? सिंगापुर ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा है। उसके बाद मॉरिशस है, देन USA है, देन नीदरलैंड है, देन UAE है। एंड जिन राज्यों में सबसे ज्यादा है वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, महाराष्ट्र में, देन कर्नाटका में, देन दिल्ली में, देन गुजरात में, एंड देन तमिलनाडु में। ओवरऑल FDI से रिलेटेड जो डेटा है वो RBI पब्लिश करता है। देन डिटेल में जो DPIIT है वो इसको ओपनली पब्लिश करता है। DPIIT यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत फंक्शन करता है। एंड ओवरऑल आपको ध्यान रखना महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आया है और सिंगापुर ने सबसे ज्यादा किया है। Moving on, the next one. The next is which two countries launched the Blue Nationally Determined Contribution Challenge at the 3rd UN Ocean Conference, and that is by France and Brazil. So France and Brazil ने मिलकर इस चैलेंज को रिसेंटली लॉन्च करा। कहाँ पर? UNOC3 में। So UNOC3 ये अभी की हाईलाइट है। रिसेंटली UNOC3 का 3rd एडिशन चल रहा है जिसे एग्जैक्टली होस्ट किया जा रहा है 2 मेजर कंट्रीज के द्वारा, एंड दैट आर फ्रांस एंड कोस्टा रिका। सो फ्रांस एंड कोस्टा रिका मिलकर UNOC3 जो 3rd एडिशन है उसे होस्ट कर रहे, और यहाँ पर ब्लू NDC चैलेंज को रिवील किया फ्रांस एंड ब्राजील ने। बेसिकली इस चैलेंज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंट्रीज को एनकरेज करना है कि आप लोगों को अपना जो क्लाइमेट स्ट्रेटेजी है वो पहले ही तैयार करके रखनी है और इसको सबमिट करना है COP30 में, जो कि होने वाला है कहाँ पर? ब्राजील में। सो COP30 यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड COP30 है, उससे होने से पहले कंट्रीज को अपनी जो ओशन स्ट्रैटेजी है उसे प्रिपेयर करना, और यही मेन ऑब्जेक्टिव है ब्लू NDC चैलेंज का, जिसे रिसेंटली UNOC के 3rd एडिशन में रिवील किया गया। ओवरऑल UNOC3 इसके ऑलरेडी 2 एडिशन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था वो 2017 में हुआ था। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। सेकंड जो हुआ था वो बेसिकली 2 कंट्रीज ने मिलकर होस्ट किया था 2022 में, और कौन कौन सी थी वो 2 कंट्रीज? केन्या एंड पोर्तुगल। और ओवरऑल लिस्बन जो कि पोर्तुगल का पार्ट है, यहाँ पर 2nd एडिशन कंप्लीट हुआ था। ओवरऑल जो ओशन है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट यह पर फोकस करना UNOC3 का मेन ऑब्जेक्टिव है। कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर ये काम कर रहा है? 13 एंड 14। 13 है क्लाइमेट चेंज एंड 14 है सस्टेनेबल ओशन लाइफ। एंड इसी के साथ 2 मेजर टर्म्स अभी हमने डिस्कस कर रही थी, दैट इज द ब्लू टॉक। ब्लू टॉक बेसिकली इंडिया ने इनिशिएट करा है ओशन कंजर्वेशन के लिए, और रिसेंटली इसका 2nd एडिशन न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था, सो दैट यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस के लिए प्रिपरेशन की जा सके। ठीक है, सेकेंड टर्म इज BBNG एग्रीमेंट। यह किससे एसोसिएटेड है? ओशन से ही एसोसिएटेड है, सस्टेनेबल ओशन से। बेसिकली इसके लिए भी साइनिंग जो प्रोसेस है वो चल रही है। जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं सारे देश इसके लिए एग्री हो जाते हैं, इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। और जो BBNG एग्रीमेंट है ये UNCLOS के थ्रू आता है, इसके अंडर फंक्शन करता है। इस टर्म को अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जब हमने साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को डिस्कस किया था, याद है? एंड मोर ऑफ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, ऑन विच मिनिस्ट्री होस्टेड द 5th स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन AI रेडीनेस
असेसमेंट मेथोडोलॉजी विथ यूनेस्को। सो यूनेस्को के साथ मिलकर एक मेजर मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है 5th एडिशन ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन एआई, और इसे रिलीज करा है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने और कोलैब करा है यूनेस्को के साथ। सो रिसेंटली 5th कंसल्टेशन ऑन एआई रेडीनेस असेसमेंट इन इंडिया इसे रिलीज किया गया, होस्ट किया गया बेसिकली बाय द यूनेस्को एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। और बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा, जो एआई है उसे अडॉप्ट करने के लिए इंडिया कितना प्रिपेयर है, यही इसी आंकड़े को मेजर करता है यह मेजर एआई रेडीनेस मेथोडोलॉजी, जिसका 5th एडिशन अभी कंप्लीट हुआ। ठीक है, ओवरऑल हम यहाँ पे आज रिवाइज कर रहे हैं अगेन द यूनेस्को को। लास्ट हमने डिस्कस किया था मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की कैबिनेट मिनिस्टर तो कौन है, अश्वनी वैष्णव है। यूनेस्को को कौन लीड कर रहा है अभी, ऑड्री एजोली यह लीड कर रही है यूनेस्को के मेंबर कितने हैं, 194 है यहाँ पर। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। और कब इसे फाउंड किया गया था, 16 नवंबर 1945 को फाउंड किया गया था यूनेस्को को। ठीक है, एंड ओवरऑल 5th स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन एआई इसे रिसेंटली इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड यूनेस्को ने मिलकर अरेंज किया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, the next is what is the name of the digital ocean data portal launched by India at the 3rd United Nations Ocean Conference। और रिसेंटली इस पोर्टल का नाम है साहब, जिसे इंडिया ने लॉन्च करा है UNOC 3 में। कहाँ पर हो रहा है ये कॉन्फ्रेंस, नीस पेरिस में। कौन सी दो कंट्रीज मिलकर इसे होस्ट कर रही है, फ्रांस एंड कोस्टा रिका। और इंडिया से किसने प्रेजेंट करा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और कैबिनेट जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इंडिया को यहाँ पर प्रेजेंट किया। ठीक है, सो UNOC 3 में इंडिया ने एक पोर्टल को लॉन्च करा दैट इज साहब ओशन डेटा पोर्टल। और ओवरऑल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है ओशन मैनेजमेंट के लिए, उसी को सपोर्ट करता है यह पोर्टल। सो एक मेजर हाईलाइट अगेन UNOC 3 की। सो UNOC 3 में नीस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया जा रहा है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एंड मोर प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज बुशहर प्लांट इज फर्स्ट एंड ओनली ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी ऑफ विच कंट्री। सो एक कंट्री की दी ओनली न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी जिसका नाम है द बुशहर प्लांट, किस कंट्री से एसोसिएटेड है, एंड दैट इज ईरान से एसोसिएटेड है। सो ईरान का जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस करा है कि वो 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट को और बनाएंगे अंडर एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट, दैट इज मोहम्मद इस्लामी। बेसिकली यह जो ईरान का एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेसिडेंट है, और 8 न्यूक्लियर प्लांट बनाने का प्रपोजल इन्होंने रखा है। ओवरऑल ईरान, इसकी कैपिटल क्या है, तेहरान, वी ऑल नो। एंड रिसेंटली यहाँ पर जो भी जियो पॉलिटिक्स चल रही है USA और ईरान के बिटवीन, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को प्रमोट कर रहा है ईरान, इन सब के चलते हुए। सो आपको ध्यान रखना है, ईरान, तेहरान इसकी कैपिटल है। और मेजर जो अरेबियन गल्फ और कैस्पियन सी है उससे अपनी जो कोस्टल लाइन है यह शेयर करता है, और आगे जाकर जो गल्फ ऑफ ओमान है उससे भी अपनी जो कोस्टल लाइन है यह शेयर करता है। ओवरऑल यहाँ पर कितनी कंट्रीज है जो ईरान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है, तो 7 कंट्रीज है। कौन कौन सी है उनका नाम हम देख लेते हैं एक बार फटाफट से। अफगानिस्तान है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, इराक है, पाकिस्तान है, टर्की है एंड तुर्कमेनिस्तान। सो मेजर एशियन कंट्रीज और मिडल ईस्ट कंट्रीज है जो ईरान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। मूविंग ऑन द लास्ट वन, विच इंडियन स्टेट हैज रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशन सासकावा अवार्ड 2025 फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सो एक मेजर अवार्ड कैटेगरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसे यूनाइटेड नेशन के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो इनिशिएटिव है उसके तहत इसे बनाया गया था। और इस अवार्ड के लिए रिसेंटली इंडियन को रिकॉग्नाइज किया गया, एंड दैट इज मृत्युंजय महापात्रा। इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हें जाना जाता था साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया दैट इज डॉक्टर मृत्युंजय, इन्हें इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया
UN Sasakawa Award 2025 for Disaster Risk Reduction. ओवरऑल इस अवार्ड को 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था. दो मेजर बॉडीज ने इसे फाउंड किया था, यूनाइटेड नेशन और जापान बेस्ड एक फाउंडेशन है, द निप्पन फाउंडेशन. उस टाइम पर 1986 में इन्होंने 3 मेजर अवार्ड्स को फाउंड किया था, 3 डिफरेंट कैटेगरी में. डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कैटेगरी में द सासाकावा अवार्ड फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट. इसके अलावा इन्होंने फाउंड किया था WHO सासाकावा हेल्थ प्राइज एंड UNEP सासाकावा एनवायरमेंट प्राइज. ओवरऑल इन सारे अवार्ड्स को द निप्पन फाउंडेशन, जिसको हेड कर रहे थे बेसिकली रुइसी सासाकावा, उनके द्वारा फाउंड किया गया था. और रिसेंटली एक मेजर इंडियन पर्सनालिटी, दैट इज द साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया एंड दैट इज मृत्युंजय मोहपात्रा, उन्हें इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया. किस पोस्ट पर है ये? सो इनका नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट प्रेजेंट ये DG है, IMDK, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और इन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. और यूनाइटेड नेशन सासाकावा अवार्ड ये किस थीम पर दिया गया था? कनेक्टिंग साइंस टू पीपल. इस थीम पर यह अवार्ड प्रेजेंट किया गया. ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे द यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसके तहत ही इस अवार्ड को फाउंड किया गया था. काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यह, क्योंकि एट प्रेजेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को जो हेड कर रहे हैं वो इंडियन ओरिजिन है. उनका नाम हमने पहले भी डिस्कस किया था एंड दैट इज द कमल किशोर. याद है आपको? इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड पर ही लोकेटेड है. और रिसेंटली UNDR ने अपनी एक मेजर रिपोर्ट भी पब्लिश करी, दैट इज रेजिलियंस पे, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर आवर फ्यूचर. ठीक है. सो इसी के साथ इस सेशन को आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं. आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज एसोसिएटेड विद समिट एंड कॉन्फ्रेंस एंड न्यूज, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. एंड इस सेशन का जितना भी स्टैटिक पार्ट हमने कवर करा है उसे मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, आप चेक कर लीजिए. जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है. एंड फॉर करंट अफेयर यू कैन ज्वाइन अवर एप्लीकेशन, दैट इज GK Today एप्लीकेशन, राइट. सो रैपिंग अप, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो दिस वीडियो.